बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने डिसाइड किया था जी कि आज हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि आप लोगों को जो मार्क हो के कॉपी मिली है वो भी आप लेकर आ जाएं। टेस्ट की डिस्कशन से पहले वैसे तो हमने अलग से भी एक अरेंज कर रखा है। आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ को अल्लाह ने जो रिकॉग्निशन दी और जो रिज़ल्ट्स अल्लाह की मेहरबानी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो उसमें एक बड़ा किरदार हमारे टेस्टिंग सिस्टम का हो रहा होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे तो इस क्लास में वो खुद से बैठे हुए हैं जो बी लॉ पढ़ कर गए और जब उन्होंने पेपर दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो, बात समझ रहे हैं ना आप मेरी, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आपकी इंशाल्लाह ताला टैक्स में भी होगी। अल्लाह ने चाहा तो ऐसी फीलिंग आपकी सी लॉ में भी होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। लेकिन उसकी फीलिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट देते भी हों, ठीक है ना। अगर आपने वो टेस्ट दिए ही नहीं हुए तो फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगी। फिर हमने हर मर्तबा हर सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो कॉन्स्टेंटली हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इदारे को, हर टीचर को इसके ऊपर भी काम करना होता है। आपको याद होगा जब हमने एंड में आपके मॉक्स हुए तो वो हमने एग्ज़ाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसी तरह से आपको किए। इस सेशन में हमने एक नई बात ये इंट्रोड्यूस की जो हम प्रीवियस सेशंस में यूज़ नहीं करते थे कि जो असेसमेंट है उसको रूटीन के टेस्ट से हटाकर उसकी टाइमिंग बाकायदा अनाउंस करके एक ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में हो रही है। जो टेस्ट हो रहा होता है वो उतने डिसिप्लिन्ड वे में नहीं होता, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि बच्चा अपने शेड्यूल के मुताबिक एडजस्ट करे। लेकिन महीने में एक टेस्ट आपका जिसे हम असेसमेंट कह रहे हैं वो ज़रा उस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करके आपको बाउंड किया जा रहा है कि आप एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में बैठें ताकि ज़्यादा बेटर गेज किया जा सके बच्चों को। स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट ही है वो, और हम बहैसियत कौम हमें हमारा इंटरेस्ट वॉच करवाने के लिए भी लॉ को हमें डंडे मारने पड़ते हैं, हमें फ़ाइन लगाना पड़ता है, हमें इन्फोर्स करना पड़ता है। ये बात ना समझ में आए तो आप देखिए आपको हेलमेट पहनाने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ता है, हालांकि उस हेलमेट के पहनने से आपकी ज़ात का ही ताल्लुक़ है या गाड़ी की सीट बेल्ट लगाने से मेरी ज़ात का ही ताल्लुक़ है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस रीजन में हम रह रहे हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारी बाई डिफ़ॉल्ट ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट लेवल पर ये प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो हालांकि टेस्ट आप टाइम निकाल कर आप अपने आप को एवेल्यूएशन के लिए पेश कर रहे हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल टेस्ट हो रहा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से बाद दफ़ा बच्चा, हाँ भाई एक बच्चे ने टेस्ट दे दिया, एक ने अभी नहीं दिया, उसने उससे ही पूछ लिया क्या आया था टेस्ट में, उसको थोड़ा तैयार करके चला गया। अब कहेंगे नहीं नहीं सर हम इतने बच्चे थोड़े हैं, नहीं आप इससे ज़्यादा बच्चे हैं, आप तो टेस्ट ही नहीं देते ठीक है ना। तो अब उस एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिसिप्लिन किया जा सकता है असेसमेंट के अंदर, इसलिए उसका टाइम फिक्स किया गया, एक प्रॉपर टाइम के ऊपर वो हो रही है। हालांकि कुछ बच्चे उस पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि सर उसमें ये मसला है, ऐसे है ऐसे है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को कर्टेल इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट क्रिएट हो। तो अलबत्ता ये हमने सोचा हुआ है कि उसके कल हमने डिस्कशन में डाला है कि आपका शायद हम फ्राइडे को कंडक्ट कर दें असेसमेंट, ठीक है ना, या सैटरडे को कोई थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करके, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड वे में उसको कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस सारी तक पहुंचने से पहले फिर एक हमने और इवेंट ऐड किया इस सेशन के अंदर कि मीट द मार्कर एक इंट्रोड्यूस किया गया कि यार जो जिसने आपका पेपर चेक किया है आप उस, अगर आपको पेपर पर कोई एतराज़ है तो उससे मिल लीजिए। अच्छा, इन बच्चों को हमने, जाहिर है बच्चे खुद भी सीए के स्टूडेंट हैं, खुद भी माशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में पास करने वाले सारे ये बच्चे हैं, तो ये उस एनवायरनमेंट में से खुद भी गुजर के भी आ रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके पास मौजूद है। तो अब हम यहीं से वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड करेंगे कि यार किन बातों का ख्याल करना था। मसलन हमें जब एज अ टीचर, क्योंकि माशाल्लाह कोई 1000 बच्चा हमारा अपीयर हो रहा होता है तो उसमें से कोई ना कोई एक बच्चा जो है ना वो चंद चढ़ा के भी आया होता है। मसलन 1-2 अटैम्प्ट पहले एक बच्चा आ गया मेरे पास, उसने कहा जी वो बी लॉ का पेपर दे के आया, कहता सर एक गलती हो गई है। मैंने कहा क्या जी? कहता वो MCQs मैंने पेपर पे ही सॉल्व कर दिया। अब पेपर तो साथ ले आया। अच्छा साथ ना भी लाता
अब ये हैबिट कैसे डेवलप होगी? ये जब भी डेवलप होगी जब आप इन टेस्ट में, इन असेसमेंट में उसी हैबिट को लेकर चलेंगे। अच्छा, जो एज अ टीचर जिस सवाल का, वैसे तो टेक्स्ट में एक सवाल और भी है जिसके बारे में मैंने ये लफ्ज़ बोलना है, वो बाद में बोलूँगा। 2 सवालों का सामना आखिरी लम्हे तक, यानी बच्चा घर से पेपर देने निकला है और अगर उसे रास्ते में भी वो कोशिश कर रहा है कि टीचर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, वो कौन सा है जी? कि सर वो हर सवाल नए पेज से शुरू करना है या हर पार्ट नए पेज से शुरू करना है? ठीक है ना। एक हमने टैक्स क्रेडिट की एक बात पढ़नी है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले लेना है कि लोकल टैक्स क्रेडिट पहले लेना है। ये भी एक सवाल है टैक्स के पेपर में, क्योंकि इस वक्त हम टैक्स में खड़े हैं ना। टैक्स के स्टूडेंट में, अच्छा ये जो पिछले वाला सवाल है ये सब पेपर में वैलिड है। बीला वाला बच्चा भी पूछ रहा है, सीला वाला भी पूछ रहा है, एमएफए वाला भी पूछ रहा है, सारे यही पूछ रहे हैं, बिकॉज उसने ड्यूरिंग सेशन तो टेस्ट दिए कोई नहीं, अब उसे वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। तो जनाब पहले तो कुछ जर्नल गाइडलाइन बता दें इन्हें बच्चों को कि क्या हमारी जर्नल गाइडलाइंस क्या हैं आई कैप की। टुडे मैं आपको ये आंसर कैसे आपने लिखना है इस पर, तो कैसे इस पैटर्न को फॉलो करना है वो बताने जा रहा हूँ। तो आई कैप एक स्टैंडर्ड भी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो यहाँ एक बॉक्स है हमारे पास, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस शीट में, और ये हर शीट पर है, ये आप अपना अपना खोल के देखें। बच्चे क्या करते हैं, जब ये आंसर शुरू किया ना, उसमें यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 या जो भी है। ये आपका पेपर होना है स्कैन। जब ये स्कैन होगा ना तो वर्ड की हेडिंग और टेक्स्ट डिफरेंट होता है। वर्ड जो जानते हैं वर्ड को, टेक्स्ट और हेडिंग डिफरेंट होती है। ये आपका टेक्स्ट पेज है, ये आपका टेक्स्ट काउंट होगा। जब उसने पेपर स्कैन किया ये आपकी शीट मार्क ही नहीं होगी। आपका यह क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, जब वो स्कैन करेगा तब इसको मार्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा 1, बच्चे लिखते हैं #01। बॉक्स फिल हो गया। अगर मैंने कोई ए या बी पार्ट करना है तो मैं नहीं कर सकता। आई कैप की स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, सिर्फ 1 लिखेंगे और ये आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने पार्ट लिखना है तो सिर्फ यहाँ ए लिखेंगे और पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। हर क्वेश्चन पर, हर नई शीट पर आपने एक पार्ट करना है। अगर आपका एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है एक शीट पर, नेक्स्ट शीट पर जाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका पार्ट नंबर लिखेंगे और वो पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करके आ जाते हैं तो वो शीट वहाँ की नहीं होती, एट द एंड वो फेल हो रहे होते हैं। यही वजह। अच्छा जी, एक तो ये बात आ गई, इसके अलावा और कौन सी बात? और पैटर्न एक आपने फॉलो करना है और आपको वो रिक्वायरमेंट पढ़नी आनी चाहिए जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहा है। एग्जामिनर आपसे जो रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं ना, आप उस पैटर्न में उसको आंसर दें। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते, उससे डिफरेंट आंसर दे देते हैं तो वो सीधा क्रॉस होता है। और लॉ की वोकैबुलरी जैसे सर हर बार कहते हैं शेल में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहते हैं। जहाँ पर आपने शेल नहीं यूज़ किया आपकी पूछने गलत, आपने शेल की जगह कोई और वर्ड यूज़ कर लिया तो भी गलत, कोई कांटा है उसमें कुछ नहीं है। और एक जैसे न्यूमेरिकल का सर ने कहा कि 3 पार्ट वो करने हैं आपने न्यूमेरिकल को परफॉर्म करने के लिए, आपके 3 पार्ट होने चाहिए। जितना आप एग्जामिनर को तंग करेंगे वो आपको उतना तंग करेगा और उसका तंग करना फिर फेल है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, असल में बच्चे का जो बिहेवियर है ना, एक्चुअली सबसे पहले जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है ना, आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसे सीरियस नोट पे सोचें। हम अक्सर ज़िंदगी में जिन चीज़ों को सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो अपने कैजुअल बिहेवियर से सफ़र कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? आप लोगों का भी जो इशू है, ठीक है ना, दैट आप जिंदगी की रियल लाइफ से, जिस बच्चे के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके कैजुअल बिहेवियर ने आप सबको मुश्किल में डाला हुआ है। ठीक है ना, कोई भी काम कैजुअल बिहेवियर से नहीं। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो कभी ये ना सोचें क्या अच्छा ये तो क्लास टेस्ट ही है ना, नहीं 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 नहीं, ये आपका फाइनल टेस्ट समझ के आप देंगे फिर। और ये भी समझें कि किसी बदनसीब ने उसे पढ़ना भी है। अगर नहीं खैर है, खैर नहीं 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 भाई, आप अपना बेस्ट परफॉर्म, कोई भी टेस्ट है आप खुद को गेज करने लगे कि मैं कहाँ खड़ा हूं। आप ये कैजुअल नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं सर मैंने लिख दिया था, अब मैंने नंबर नहीं लिखा। नहीं, अब हम स्ट्रिक्टली आगे इन्हें कहने लगे हैं कि इन्होंने बिल्कुल 100% इस इंस्ट्रक्शन पर पेपर को चेक करना है।
मसलन एक बच्चे ने यहाँ नंबर नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, तो क्रॉस करें इस क्वेश्चन को, तभी ये लफ्ज़ यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, अदरवाइज ये यहीं रह जाएगा टिल एग्जाम। जैसे हम कोई चीज़ लर्न करते हैं ना, हम कहते हैं यार आप घर जाके लिख के देख लेना, बच्चा कहता है अच्छा अच्छा लिख तो मैं लूँगा, कैजुअल बिहेवियर। नहीं, एग्जाम में जब आप आए कि अच्छा सर वो मैंने ना नाम नहीं लिखा, मुझे पता है, मुझे आता है कि ऊपर मैंने नाम लिखना है, फिर टैक्स ईयर लिखना है, फिर कंप्यूटेशन ये लिखनी है, मुझे पता है, लेकिन सर ये तो टेस्ट ही था ना। वो भाई टेस्ट के लिए तो सिखा रहे थे। इसलिए टेस्ट में जो आपका बिहेवियर है वो कैजुअल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप में से कई बच्चे हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उनका नॉलेज का लेवल वही होता है जहां पे एक बच्चा मेरिट सर्टिफिकेट लेके बैठा होता है। इसमें और इसमें नॉलेज का आसमान और जमीन का फर्क नहीं है। ये वाला बच्चा एक एक नंबर पे फाइट कर रहा है, सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, कैजुअल नहीं हो रहा, कह रहा है हाँ यार यही बताया ऐसे ही करना है। अब ये दूसरा बच्चा है, जरा सा कैजुअल हुआ, बाद दफा हो सकता है आप उससे सिर्फ 0.5 मार्क्स नीचे हो, क्योंकि मार्क्स तो अनाउंस नहीं होते, लेकिन आप एक इतनी बड़ी रिस्पेक्ट जो फॉर लाइफ आप अपने साथ कैरी करेंगे, फॉर लाइफ, वो आपने लूज कर दी है। रीजन, आप कैजुअल रहे हैं। एक बच्चा वो जरा थोड़ा डिसिप्लिन था, उसने उस तरह ही चला, उस तरह ही सारा कुछ किया, वो हाफ मार्क्स आपसे ऊपर था, लेकिन वो मेरिट सर्टिफिकेट पे पहुंच गया। तो वो बच्चे जो कोई रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं, कहीं यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और बाकी सारे बच्चे जो पास होना चाहते हैं, भाई अपने बिहेवियर में से ये बात निकालें। टेस्ट एक ज़्यादा वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। मैं क्लास पढ़ाने आया हूँ ना, अब हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं क्लास में आया हूँ, मैं आके पढ़ाना शुरू कर दूँ, अगले 10 घंटे पढ़ाता रहूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक अच्छा टीचर हमेशा कोई 5 मिनट हमेशा लेक्चर को फिर भी एक ओवरव्यू लेके आ रहा होता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बिल्कुल ना लेकर आए, तब भी आपको यहाँ के पढ़ा सकते हैं। लेकिन टेस्ट बनाने के लिए हमें अपना संडे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है। हम उस चीज़ को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि एग्ज़ाम लेवल पर आए, नए स्टाइल में आए। ये सारी बातों को गेज करने के लिए टीचर को, उसके असिस्टेंट को, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि लेक्चर से ज़्यादा वैल्यू एडिशन आ रही है। जिसे बच्चा कहता सर वो बस मैंने सर दिल नहीं कर रहा था, सर अगली दफ़ा से दूंगा। अच्छा, ये अगली दफ़ा क़यामत में ही आनी है, इससे दुनिया में तो नहीं मैंने अगली दफ़ा आती देखे। इसलिए इन चीज़ों को आपने सीरियस लेना है। ये एक पैकेज क्या, अच्छा आपने जो कॉस्ट पे की हुई है ना, उस कॉस्ट में ये सब कुछ पे किया हुआ है कॉलेज को। कॉलेज का पूरा एक डिपार्टमेंट रन हो रहा है, उसकी कॉस्ट भी कहाँ डली होगी? आपकी फीस में डली होगी ना। आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि यार अच्छा मैंने पैसे दिए हुए हैं। और ये बिल्कुल ऐसी है कि आप में से कोई नहीं ऐसा बच्चा, अभी जब आप प्रोफेशनल वाली लाइफ में आएंगे, फिर वहाँ बाद दफ़ा में ऐसा करना पड़ रहा होता है कि आपने खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, क्लाइंट कह रहा है यार आपसे एक डिनर करना है, वो कहता है हाँ जी आ जाए। अब 2 लोग डिनर पे चले गए हैं, पैसे दोनों के दिए हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज आप खाना खा चुके हैं। लेकिन अब जब आप बूफे में जाते हैं, आप कहते हैं ऐसी की तैसी, मैंने पैसे पूरे करने हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ऐसे ही ऐसी की तैसी आपने इस बूफे में से सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, सारी सर्विस राइस से लेनी है। राइस को तो उल्टा फ़ायदा हो रहा है आपके टेस्ट ना देने से। हमारी शीट बच रही है, बाद दफ़ा हम मार्किंग की कॉस्ट पे कर रहे हैं, कोई और कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइस को फ़ायदा हो रहा है। आपने राइस का फ़ायदा कभी भी नहीं सोचना। जैसे बूफे में जाके हम हर चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं, फिर कहते हैं अरे साल ले लूँ मैं दोबारा फिर शुरू होऊंगा। तो आपने उसी तरह ही करना है भाई, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं इस बूफे में से जिसकी आपने पैसे पे किए हुए हैं। ये कोई हम फ्री नहीं कर रहे हैं, आपने पे किया हुआ है इन सारी बातों का। इसलिए भाई इन सब में से आपने बेनिफिट लेना है। आइए जनाब जरा टेस्ट ओपन करते हैं। विदाउट वर्किंग्स परफॉर्म कर देते हैं, तो जिसका फिगर का ये नहीं पता चल रहा था, अगर सही भी आई है तो बंदा उसको कैसे माने ये सही है? मार्क्स तो वर्किंग की है ना। अच्छा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्हें बच्चों को निकालें जनाब, पेपर निकालें, मैं करता हूँ। उसको 2 हिस्सों में भी बांटना है। आप भी बैठे, आप भी सुने जरा इसको। अच्छा जनाब, अब आगे जनाब कुछ तो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी ना, जैसे कि इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, आप ही एग्जामिनीज थे। आंसर ऑल 3 क्वेश्चन, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। अब उसूलन
ब्लू से मार्क किया हुआ पेपर क्रॉस हो जाना चाहिए, और आई कैप तो कर देगा। अब हम यहां भी शुरू करेंगे ताकि आपको पता चले कि यस ब्लैक पेन क्यों लिखा हुआ है। टेक्निकली आई कैप ब्लू कलर से लिखा हुआ पेपर चेक नहीं करेगा, मार्क नहीं करेगा। अच्छा, हेडिंग में भी आपने ब्लैक कलर ही यूज करना है, ब्लैक मार्कर यूज, यानी फॉन्ट चेंज कर लें ना, फॉन्ट साइज चेंज कर लें। आप बॉल पॉइंट है तो बॉल पॉइंट का बड़ा फॉन्ट ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा कर सकते हैं। क्यों भाई, मार्कर की तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ पेपर वो ठीक है कि वो तो बच्चे इस बात को देखकर ही करेंगे ना। हेडिंग को अंडरलाइन कर दें, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात है अगर आप मतलब पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पेपर 0.5 वाले फॉन्ट से लिख रहे हैं तो उसे 0.7 वाला यूज कर लें। वहां पे पॉइंटर अलाउड नहीं है। अब क्या मार्क पेन से क्या मुराद है? नहीं, पॉइंटर से मुराद मेरी वो बॉल पॉइंट ही मैं ले रहा हूँ, पॉइंटर से मुराद वो पॉइंटर नहीं ले रहा मैं। बॉल पॉइंट ही दो फॉन्ट में मिलती है, 0.5 में भी मिलती है, 0.7 में भी मिलती है। तो आप 0.5 राइटिंग के लिए यूज कर लें, 0.7 जो है उसके लिए यूज कर लें, ठीक है ना। बहरहाल मार्कर भी यूज हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 31 जुलाई 2023। आमतौर पर करंट मिजाज यही है कि एग्जामिनर क्या करता है, सवाल का आगाज ऐसे ही कर रहा होता है एग्जाम में कि यार आज आप इस तारीख पर बैठे हैं, कहाँ, 31 जुलाई 2020। तो फौरन हमें अंदाजा होना चाहिए, इसका मतलब है 30 जून 2023 गुजरा होगा जिसकी कोई कंप्यूटेशन या कोई बात हो रही होगी, ठीक है ना। और एक अच्छा तरीका ये होता है एग्जाम में कि जब आप सवाल पढ़े ना तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें फिर सवाल पढ़ना शुरू करें, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को हाईलाइट कर सके, कौन सी चीज़ मेरे काम की और कौन सी चीज़ मेरे काम की ये पता चले। आपको पता है हम दो तरह के क्वेश्चन का सामना है हमें, एक में डिस्कस करना है और एक में कंप्यूट करना है। तो मुझे रीड करते वक्त ही देखूं कि यार मैंने डिस्कशन के एंगल से रीड करना है या कंप्यूटेशन के एंगल से रीड करना है। Compute taxable income of Mr. Shahid Jatt for tax year 2023 in accordance with the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rule made there. Computation का सवाल है। अच्छा जी, Mr. Shahid Jatt having two properties in his ownership, one of them he has rented out for several years for the purpose of earning rental income from it. Mr. Javed Maqsood is living in his house and paying 3,76,000 per month. He also paid a non-adjustable advance at the time of rental agreement, that is 11,28,000. He is tenant in Mr. Shahid's house from last few years. Mr. Shahid has incurred the following expenses in relation to driving such income. इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल, आगे अमाउंट जी 7,50,000, इंक्लूडिंग प्रीमियम पेएबल फॉर टैक्स ईयर 2,50,000। 2,50,000 तो पिछली दफा पेएबल की बेस पर अलाउ गया था। ओवर एंड अबव इसका मतलब है इस साल का प्रीमियम कितना आया है, 5 लाख, तो 5 लाख एक्सपेंस अलाउ होगा ना। प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल 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 पेड तो नहीं था ना, ये भी पेएबल पर ही थी। हमारे पास जो एक्सपेंसेस जिन बेसिस पर अलाउ हो रहे हैं, हमारे पास वो लिस्ट जाहिर है हमारे जहन में मौजूद होगी जब हम ये सारा काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है एग्जामिनर सबसे पहले यही बात डिस्कस कर रहा है आपसे कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे और कौन से पेमेंट बेसिस पर होंगे और कौन से any local rate, tax charge or seizures in respect of the property for the paid or payable, ठीक है ना जी। अच्छा जी, interest payable 6,10,000 accrued on a loan taken for the purpose of renovation of house. Rupees 2,70,000 are payable to a lawyer for proceeding relating to the title of the house. Recovery of an unpaid rent 7,50,000 from last tenant. अच्छा जी, additional information. Mr. Javed Maqsood is tenant from 5th September 2019.
Rental agreement is subject to 10% annual increase in the monthly rent. Mr. Shahid, last tenant vacated house after 3 year tenancy and had paid non-adjustable advance 700,000 while he was tenant. जी जनाब, क्या क्या काम करने वाले हैं, निकालें कॉपी। क्या क्या काम होने वाले हैं। सबसे पहले तो वही बात है कि आपने एग्जाम में जब बैठे हैं तो आपने एग्जामिनेशन शीट पर एप्रोप्रिएट जगह पर मेंशन किया कि मैं कौन सा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे शीट पर नहीं, राइटिंग वाली प्लेस पर नहीं, आंसर वाली प्लेस पर नहीं, बल्कि शीट की उस प्लेस पर जहां आपने मेंशन करना है कि ये सवाल नंबर कौन सा है, वहां सबसे पहली बात तो ये जी। अब जैसे ये है, ये क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 1, यहां आ गया 1। अगर फर्ज किया पार्ट ए होता तो यहां लिखा जाता, अगर उसका सब पार्ट 1 होता तो यहां लिखा जाता। नहीं, इस पर बात करते हैं अभी, हम इस पर बात करते हैं। हर पार्ट, वैसे सबसे अच्छी बात यह है, आपने कौन सा पहले से वहां कागज देकर आने, हर सब पार्ट भी नए पेज से शुरू करें, ठीक है ना। हर उसको भी नए उससे शुरू करें, क्योंकि नंबर लिखने की जगह तो वही है ना। इसका मतलब है एग्जामिनर ये कह रहा है कि यार यहां नहीं लिखना, तो अगर मैं पार्ट 2 यहां करना है, मतलब इसी का सब पार्ट 2 में यहां करना चाहता हूं, तो यहां तो लिखना अलाउ नहीं है। इसका मतलब है बाई डिफॉल्ट नई शीट पे ही जाना है ना। तो शीट के पैसे फिर आपने दिए तो हुए आई कैप को, बस जरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है ना। लाइक हैं, ऐसे ही करना था ना, ऐसे ही करना था। अच्छा जनाब, अब आ गया जी, यहाँ पर आपके बंदे का नाम आ गया, यहाँ पर कंप्यूटेशन आ गई, टैक्स ईयर आ गया, वो 3 बातें लिखनी हैं। अब आ गया जी मंथली रेंट। रेंट कितना रेंट है जी, 376,000 मंथ। लेकिन जरा इसको पढ़ें, कब शुरू हुआ था रेंट, हम कौन से साल की बात कर रहे हैं, 2023 की। और मंथली रेंट कितना है, 3,76,000 एंड पेएबल। मिस्टर जावेद इज लिविंग इन हिज हाउस, और जावेद आया कब था, 5 सितंबर 2019 को, ठीक है ना। तो साल कब मुकम्मल हुआ, हाँ यहाँ पर सोचें कितनी इंक्रीमेंट लगनी है, 1 के 2 इंक्रीमेंट लगनी है ना इस पे। अब देखें, ऐसे सोचें, 5 सितंबर 2019 को आया, 4 सितंबर 2020 को 1 साल मुकम्मल हुआ। लेकिन अब हमने, जाहिर है रेंट तो 5 सितंबर को भी कोई आए तो पूरा महीने का ही हुआ ना, ठीक है ना। इसका मतलब है सितंबर में आया तो अगस्त में साल मुकम्मल हो गया, अगस्त 2020, फिर 20 को पहला साल मुकम्मल हुआ ना। अब यहाँ पहली इंक्रीमेंट लगी 1.1 रेज़ टू पावर 1 अगले वाले पर। इस साल का रेंट तो ये पिछला ही था ना, कितना था, 3,76,000। अब इस साल कहां तक चले, अगस्त तक, 31 अगस्त 2021 तक ये रेंट चला, और यहां से ऑनवर्ड 31 अगस्त 2022 तक 1.1 रेज़ टू पावर 2 हो गया। अब ये वाला हमारा टैक्स ईयर शुरू हुआ है, क्योंकि हम 2023 की टैक्सेशन कर रहे हैं ना। तो जुलाई एंड अगस्त के 2 महीने का रेंट रेज़ टू पावर 2 से आ रहा है, और यहां से अगला रेंट 1.1 रेज़ टू पावर 3 से आ रहा है। बात समझ आई। इसका मतलब है 2 माह का रेंट ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3,76,000, कितना था, 376 ही था ना, 3,76,000
मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2 इंटू 2, क्योंकि मंथली रेंट है ना जी, मंथली रेंट है ना, 3,76,000 पर मंथ है। 2 महीने का रेंट था उस वक्त, जुलाई और अगस्त का। फिर सितंबर से फिर रेंट बढ़ गया, सितंबर से फिर रेंट बढ़ गया है। तो अब हमने किया 3,76,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर 3 इंटू 10। बात समझ आई है? अब ये दोनों रेंट इकट्ठे किए तो कितना आ गया? 5914,480। अब पहली तो यही कंप्यूटेशन कुछ बच्चों की अल्लाह के फजल से, नहीं सबकी तो गलत नहीं, किस सबकी गलती। क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबके लिए, वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन। यानी किसी ने नहीं समझने की कोशिश की। क्या मतलब? नहीं देखते हैं जरा। अच्छा इस वाली बात को भी देखते हैं। अच्छा नीचे वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन ने इस बात को सेट असाइड कर दिया था, ठीक है ना। मिस्टर जावेद इज टेनेंट फ्रॉम 5 सितंबर 2019। रेंटल एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट टू 10% एनुअल इंक्रीज इन मंथली रेंट। इस वाली बात ने अगर ऊपर वाले को हम जरा इंग्लिश के उसूलों पर देखें तो उसको सेट असाइड कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, पहली वाली बात, ये सबसे अच्छी बात इस टेस्ट की पहली कुंडी जो लगाई थी वो यही लगाई थी कि यार यहाँ बच्चा फंसेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत जाल में फंस गई है, ठीक है ना। अच्छा इस बात को किसी बच्चे को रेज टू पावर से समझ ना आ रही हो तो ऐसे समझ लें कि यार पहले 3,76,000 था, ठीक है ना, अब 10% बढ़ गया है, तो इस साल रेंट कितना हो गया सितंबर से? अब ये वाली डेट तो खत्म होगी ना, सितंबर से 4,13,000 और फिर बढ़ के कितना हो गया 4,54,960। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। यही वाली बात QM आपको इसीलिए पढ़ाया गया था, ठीक है ना। अच्छा अब एग्जामिनर ने बात थोड़े आ जाना ना, हमने बात आ जाना। अगली दफा एग्जामिनर क्या कर सकता है, अभी उसने मंथली रेंट दिया था, एनुअल बता देता। जरा अजम्पशन लें मेरे साथ ही, फर्ज करें 3,76,000 एनुअल रेंट था, फिर यहाँ 2/10 एडिशनली करना पड़ जाता आपको, ताकि अगली दफा आप ये ना कह रहे हो कि सर ये तो फिर एक नई बात आ गई। आनी तो है, आप सब भी आ गए। हाँ जी, बात समझ आई है? अब वो बच्चे ठीक, अब वो बच्चे जो ये टेस्ट नहीं दे रहे, ये वाली कैलकुलेशंस उन्हें आई कैप हाउस में जाके समझ आएंगे, क्योंकि वो फंसेंगे ही नहीं ना। ऐसे ही लगता रहेगा ठीक है वो तो हो रही है, उस वक्त शादी हाल नहीं, एक आई कैप की एक मीटिंग हमने की है जिसके अंदर एक कोशिश की जा रही है कि अब इंशाल्लाह आपको शादी हॉल से बेहतर क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन हॉल मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे OA लेवल्स के हो रहे होते हैं ना, तो इस दफ़ा कोशिश होगी कि कुछ सारों का नहीं लेकिन कुछ बच्चों का PC होटल और इस तरह की जगह भी एग्जामिनेशन हॉल बनेगा, ठीक है ना। हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से IT की बात नहीं है। हाँ जी, फीडबैक लेना है, कल ले लें, आज हमारा क्वेश्चन नहीं पूरा होना, कल ले लें, ठीक है ना। आज हम कुछ थोड़ा सा कोई ऐसी गपशप हमने लगा रखी है कि अब हमें सवाल मुकम्मल करना। ये क्लास आखिरी है ना, आखिरी क्लास है ना। आप ऐसा करें, आप छोड़े इनसे कुछ करेंगे तो आप 15 मिनट पे आ जाएं। कौन बैठा हुआ?
ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्यों स्पेशल का क्यों आ गया? नहीं वो अल्लाह का नाम लो, यही तो जब से बता रहा हूँ मैं, यही नहीं, हमारा टैक्स ईयर कहाँ से शुरू हो रहा था? 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। इसी का तो मसला था कि इस साल में जुलाई और अगस्त का रेंट रेज़ टू पावर 1.2 से आ रहा था और सितंबर से लेकर जून तक का 1.1 रेज़ टू पावर 3 से आ रहा था। टैक्स ईयर तो वही चल रहा था ना। बाद दफा एनुअल इंक्रीमेंट ना वो जुलाई में ही लगा रहा होता है, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इसे दरमियान में लाने का फायदा ये हुआ कि आपको वो सारा एज एन अकाउंटेंट जो कैलकुलेशन करनी होती है वो भी आपको परफॉर्म करनी पड़ रही है। अच्छा, अब यहीं पर मैं आपको बताया, ये सॉल्यूशन शेयर कर दिया हमने। अच्छा, रादर देन स्पेसिफिक आंसर के मैं आपको ओवरऑल कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूं। मसलन कुछ बच्चों ने ये वर्किंग उनकी गलत आई है क्योंकि वो यहां मिस कर गए हैं, ठीक है ना, और उन्होंने सारे कोई ये वाला रेंट ले लिया है या ये ले लिया है या जो भी की, मैं ऐसे एकदम से ले रहा हूं, ये 4 मिलियन निकाल दिया कुछ बच्चों ने, ठीक है ना। अब इन बच्चों का रिपेयर अलाउंस जो है वो इसका 1/5 लेंगे, ठीक है ना। कलेक्शन चार्जेस वो इसका 4% था, ठीक है ना। अब इस बात को समझें, ये दोनों चीजें भी बाय डिफॉल्ट आपकी गलत नहीं हुई हैं। अब जरा देखें मार्किंग कैसे होनी होती है। एक जुर्म की सजा एक दफा मिलती है सिवाय 9 मई वाले जुर्म के, ठीक है ना, उसकी सजा क़यामत तक मिलनी है, ठीक है ना। बाकी एक जुर्म की सजा एक, आपने ये जुर्म किया, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही, फर्ज किया इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के मार्किंग की में 1.5 मार्क्स थे। अब एग्जामिनर ने देखना आपने कितना गलत किया है। हो सकता है एक ठीक कर दियो, यहाँ गलती कर दियो तो उसने 0.5 दे दियो आपको। हो सकता है उसकी नज़र में आपने सारा ही कट्टा खोल दिया है तो उसने यहाँ क्रॉस लगा दिया, कुछ नहीं मार्क्स दिए। लेकिन इस गलत वाली का अगर 1/5 लिया है और इसका 1 नंबर था, ये आपको पूरा मिला है। अब आपने विच एवर इज हायर 4% का कॉन्सेप्ट गलत अमाउंट पे लगा के, अमाउंट तो गलत आ रही है लेकिन अगर उसका मार्क्स हाफ था तो आपको पूरा 1/2 मार्क्स मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का ये मतलब होता है। अदरवाइज तो कोई एक गलती आई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो जो लोग पास हुए हैं वो सारा ही ठीक करके आते थे सवाल ही, वो तो हम अपनी दफा भी नहीं करके आए। बल्कि अभी भी अगर आपके साथ चले जाए ना पेपर देने तो सारा पेपर मेरा भी ठीक नहीं होना, ये बात याद रखें। बल्कि ये याद रखें, हो सकता है आप पास हो जाएं और टीचर फेल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। ये आम टीचर ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, हिदायत से भी कर सकता है। रीजन, भाई मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, याद नहीं कर रहा हूं, आप याद कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन है, आप रातों को जाग रहे हैं। ये सारे टीचर, जितने भी टीचर है ना, इनसे दोबारा पेपर लेना तो सारे फंस जाएंगे। मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है बात कहते हुए। अंसारी साहब पास हो तो मेहनती आदमी है, आप खुश हो, ठीक है। तो ये बात समझे। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के आंसर हैं। बेटा आपने भी हमेशा पेपर चेक करते हुए इस बात का यकीनन ख्याल रखना है, हम फिगर्स टैली नहीं कर रहे कि टैक्स पेएबल इतना आना चाहिए था, अच्छा जी तुम्हारा ये आंसर नहीं, प्रोसीजर के नंबर हैं, यहाँ इसकी पेनल्टी हमने पे कर दी है। आइंदा इससे लिंक करके जो बातें हो रही थी वो गलत से लिंक करके अगर ठीक की हुई हैं तो ये ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्लियर हो गई बात जी? आगे चलिए जी। फिर क्या आ गया जनाब? इंश्योरेंस नॉन एडजस्टेबल एडवांस इज अनदर क्राइटेरिया। पिछले टेनेंट से हमने 7 लाख रुपया
एडवांस लिया हुआ था और एक नया टेनेंट आ गया। अब वही वाली वर्डिंग, पिछला टेनेंट कब गया? 3 साल, तीसरे साल या 3 साल बाद? आफ्टर 3 ईयर का मतलब है चौथे साल में गया है, तो चौथे साल में वो उसूल लगेगा कि जिस साल जा रहा है उस साल कोई चार्ज नहीं होगा और आने वाले के ऊपर नया उसूल लगेगा। इसका मतलब है इसकी टैक्सेशन 3 साल की हो चुकी हुई है। अगर वो कहता इन 3rd ईयर तो फिर 2 साल की टैक्सेशन हुई होती, ठीक है ना। अब आपको पता है न्यू एडवांस माइनस ओल्ड एडवांस वाला उसूल लगना था ना। अब न्यू एडवांस कितना लिया हमने? 11,28,000 माइनस ओल्ड एडवांस टैक्स। ओल्ड एडवांस कैसे टैक्स हो रहा था? 7 लाख था, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे चल रहा था ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस निकला, इसको डिवाइडेड बाय 10 दोबारा। अब जरा बात सुने, वो जो बच्चा कह रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि यार ये सारी वर्किंग हमने वहां करके दिखानी है। अच्छा, वर्किंग नोट डजंट मीन कि आप अलग अलग पेज पे जाएं, जैसे अकाउंटिंग में वर्किंग नोट अलग अलग बना रहे हैं, डजंट मीन। आपको पता है हम हर दफा ही जब सवाल सॉल्व करते हैं तो इनर कॉलम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वर्किंग कर देंगे हम ऐसे, ताकि असल में एग्जामिनर ने इनके मार्क्स देखने हैं, ठीक है ना। मसलन इस स्टेप के फर्ज करें अगर 1.5 मार्क्स थे, तो मार्कर को ये कहा गया है कि जिसने ये फिगर ठीक ले ली हो ना, इसको 0.5 दे दो, जिसने ये वाला बात ठीक कर दी है इसको 0.5 दे दो, जिसने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.5 दे दो। अब अलग अलग नंबर पड़े हुए थे यहाँ पे। अब अगर ये आप सारा कैलकुलेटर पे करके ठक करके लिख कर आ गए हैं, सही फिगर लिख कर आ गए हैं, तब भी एग्जामिनर इसे माइंड कर रहा है, यार ये फिगर कहाँ से आई है, क्योंकि उसे कहा गया था कि जहां इसने मल्टीप्लाइड बाय नंबर दो, जहां 11,28,00,000 लिखा, 28,000 लिखा है वहां नंबर दो। उसको नंबर देने में कन्वीनियंस नहीं हो रही है, तो पेनल्टी किसको लग रही है? आपको लग रही है। अब वो ये तो नहीं कि गलत हो गया, लेकिन जो 1.5 नंबर था वो यहाँ 1 लगाकर आगे चला गया। नो वो एक अलग बात है। R1 इज सेपरेट, मैंने इसीलिए लफ्ज यूज किया। वहां कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के कुछ अपने डिस्क्लोजर नोट हैं, कोई फुला, वहां वो उस तनाजुर में बात लिखी हुई है कि IS का डिस्क्लोजर क्या है, अलाउड ट्रीटमेंट क्या है, अल्टरनेट, वो और चीजों की बात हो रही है। यहां हमने वर्किंग को, अच्छा वैसे भी सोचें, ये वर्किंग नाजिल हो रही है आपके ऊपर है? नहीं हो रही ना, वर्किंग करके ही आ रहे हैं ना, तो करके आ रहे हैं तो उसे भी दें बेचारे गरीब को। आप इसे कैलकुलेटर पे करके घर अपने साथ क्यों ला रहे हैं वापस? हाँ, जिनके नजूल हो रहा है वो चलो कोई बात नहीं, उनकी खैर है, वो लिख दें। अगर कोई आमद हो रही है, कोई शायर है और उसे आमद हो रही है और वो लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन है आई कैप के एग्जाम में तो आमद नहीं हो सकती, जामद हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए भाई वर्किंग वहां दे आए, लिख कर आए, और इनर कॉलम इज द बेस्ट प्लेस जहां वर्किंग साथ साथ आप शो करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अलग वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत आएगी वहां बताएंगे कि ये वर्किंग नोट अलग बनेगा जाके। जी बच्चे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब 3 को करना है तो इसको पूरा कर देना, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। अगरचे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे करना है, ये मतलब समझे, एथिकली हमने ऐसे करना। लेकिन आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, फिर 7 पे चले गए हैं, फिर 1 पे वापस आ गए हैं, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, इस पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे कभी, मैं अब वो मुझे आपने मेरा अपना दौर याद करा दिया। मैं हमेशा पेपर जब करता था ना, तो बस पता नहीं अल्लाह की तरफ से, मैं कभी भी, मेरी एक बुरी आदत थी, मैं आपको नहीं कह रहा आप ऐसे करें, ठीक है ना, अपने हर बच्चे ने अपने मिजाज। और अब तो हमारे वाले टाइम पे ना ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम नहीं होता था, ये बाद में इन्वेंट हुआ कि जी 15 मिनट पढ़ने के भी देने। हमारे वाले टाइम पे 3 घंटे का पेपर होता था, और पहले मिनट से ही आपके पास आंसर शीट होती थी, यू कैन राइट। तो मैं कभी भी पूरा पेपर नहीं पढ़ता था। उसका रैशनल मेरे नजदीक ये था कि यार जब चॉइस कोई नहीं है तो पहला करो, जो आ रहा है ठीक है, फिर दूसरा।
मुसलमान होने के नाते जब पहला नहीं आ रहा तो सोचूंगा दूसरा आता होगा इंशाल्लाह ताला, दूसरा भी नहीं आ रहा सोचूंगा तीसरा तो ज़रूर ही आता होगा, कम से कम मैं होपफुल तो रहूँगा ना। सारा पेपर पहले 2 मिनट में तो लगता है एक लफ्ज़ भी नहीं आता, ऐसे ही लगता है ना। अच्छा, शायद इसी को रैशनलाइज करने के लिए वो 15 मिनट दिए गए हैं कि बच्चा के वो जो सेंसेस हैं वो ज़रा काम करने शुरू करें। मैं हमेशा सोचता होता था कि एग्ज़ाम में पहला सवाल स्टार्ट करने की देर होती है, फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं तो पेपर नहीं पढ़ता था, लेकिन अब आपके पास तो 15 मिनट होते हैं ना रीडिंग टाइम। लेकिन अगर मैं आज भी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ तो मैं उन 15 मिनट को भी क्या करूँगा, किसी एक सवाल को रीड करके उसकी प्लानिंग कर लूँगा, ओवरव्यू फिर भी नहीं लूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा। फिर जैसे ही मुझे आंसर शीट मिलेगी मैं उस सवाल को थोड़ा क्विकली कर दूंगा ताकि ये 15 मिनट भी मेरे उसमें बेनिफिट में ऐड हो जाए, रादर देन कि मैं खुद को परेशान करूं कि ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। अब जब चूज कुछ नहीं करना तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप क्यों किया है? हाँ ठीक, कोई हरज नहीं, इसमें कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई आई कैप की ममानियत है, ना इसमें कोई टेक्निकल इशू है, कोई नहीं है। आप आखिरी सवाल पहले कर लें, पहला सवाल आखिर में कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हर पेज पे मेंशन करेंगे। अच्छा, हर पेज पे अगर नहीं भी मेंशन करेंगे ना, जब तक आपने नया सवाल शुरू नहीं किया वो पिछला ही काउंट होगा, क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल कंटिन्यूड मेंशन करना जरूरी नहीं है उस। अच्छा, एक काम हम और भी करते हैं, इस पर ना, इस इशू पर आई कैप ने एक ऑफिशियल वीडियो बना रखी है, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस वीडियो में जो चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, ठीक है ना। मसलन उसमें ये नहीं पता चलता, उस वीडियो को देखकर वहां बार बार वो बोलते हैं हर सवाल नए पेज से शुरू करना है, पार्ट का क्या करना है। ये तो अब हम अपने विजन से कह रहे हैं ना कि यार सवाल नंबर लिखने की जगह ही एक बनी हुई है, तो इसका मतलब है हर पार्ट भी वहीं लिखना है। ये तो अब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, लेकिन वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली इंटरप्रेट नहीं कर रही है। उस वीडियो में मुझे ये लफ्ज़ नहीं नजर आया कि अगर सवाल कंटिन्यूड है तो आपने वहां उसे कंटिन्यूड भी करना है। इसको देख लें, हो सकता है मुझे सही याद ना हो, आज ये वीडियो जरा ग्रुप में शेयर कर दें बच्चों के साथ, ठीक है ना, ताकि हम जो लॉ वाले लोग हैं हम तो इंटरप्रेट कर लेंगे ना कि बता रखा है कि नहीं बता रखा। मुझे ऐसे याद पड़ता है कि शायद ये नहीं कहा हुआ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए उसूलन कि मैं हर पेज पर अगर एक मेरा सवाल 3 पेज तक कंटिन्यूड है तो हर दफा टाइम स्पेंड करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस वीडियो को आज देख लेते हैं, ठीक होगी। नहीं, तरतीब नहीं है तो फिर क्या हुआ? ये एक और इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या मना किया है कि यार नहीं लिखना? नहीं, मना तो नहीं किया, तो हर एक पे लिख रहे हैं, तो हम सिक्योर हो गए हैं कि अगर लिखना था तो चलो हमने तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तो नहीं कहा हुआ कि जनाब अगर सवाल खत्म नहीं हुआ तो दोबारा नहीं लिखना, ये नहीं लिखा हुआ। तो जो बच्चे लिखाएंगे ये ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जरा आज उस वीडियो को एक दफा एक नजर डाल लेते हैं इस नजर से, ताकि समझ आए कि कंपलसरी है कि नहीं है। मेरा विजन ये कहता है कि कंपलसरी नहीं होगा ये, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लिख देंगे तो शायद ये अच्छी बात ही है, इसमें हरज कोई नहीं है। अच्छा जी, अब आप इस सवाल को एक दफा आंसर को, सवाल को अब जाकर आपने एक दफा लाजमी सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसी से आपको, अच्छा यहीं पर जो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया गया है, आप देखिए वहां ना हर स्टेप के मार्क्स लिखे हुए हैं। जैसे रिपेयर अलाउंस के 0.5 मार्क्स थे, ये नहीं लिखा हुआ कि जिसका रिपेयर अलाउंस 12,01,256 आए उसे 0.5 मिलेंगे, नहीं। जिस बंदे का रेंट चार्जेबल टू टैक्स ही गलत कैलकुलेट हो गया है, उस गलत अमाउंट का अगर 1/5 ठीक लिया हुआ है तो उसे ये 0.5 मिल जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? तो स्टेप बाय स्टेप में ये वाली बात हमने अच्छी तरह एक दफा लाजमी समझनी है। लाएं जी, फीडबैक दे लेने आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में
कोई बात नहीं, इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा कल आपको इंशाल्लाह।